Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. यूपी में क्या सत्ता परिवर्तन होगा? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछले 3 पंचवर्षीय चुनाव के रिजल्ट बताते हैं कि सत्ताधारी पार्टी को जनता ने लगातार दोबारा मौका नहीं दिया। वहीं एक आंकड़े के अकॉर्डिंग जिस पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने का दावा किया है, वो पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। मतलब 2011 में बीएसपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने का दावा किया, तो 2012 में मायावती सरकार की यूपी में वापसी नहीं हो पाई। फिर 2016 में समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने का दावा किया, तो 2017 में अखिलेश यादव की सरकार बदल गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। 2021 में बीजेपी ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने का दावा किया है और उसको भी जनता का जनादेश बताकर प्रचारित करने की कोशिश करने में बीजेपी लगी रही। तो क्या 2022 में यूपी की जनता फिर से बीजेपी को मौका देने जा रही है? क्या विपक्ष यूपी में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि बीजेपी और फ्रंटलाइन मीडिया यानी कि गोदी मीडिया के जरिए प्रचारित किया जा रहा है? इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है? चलिए आपको आंकड़ों के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। तो क्या यूपी में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिल जाएगा, या जनता ने समाजवादी पार्टी को मौका देने की तैयारी कर ली है, या फिर एक दूसरे के सहयोग से गठबंधन की सरकार बनेगी? वैसे ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा कि किसकी सरकार बनेगी। आने वाले समय में ही ये साफ हो पाएगा कि यूपी की सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा। लेकिन कुछ आंकड़ों की मदद से जनता के मूड को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं जनता के मूड पर, ताकि इस वीडियो को समझने में मदद मिल सके और लोग क्या सोचते हैं। इसको जो टीवी मीडिया कह रहा है वो क्या है, वो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं। ये जा रहा था कि ये सेमीफाइनल मुकाबला है, जिसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। तो आज की जो एक बड़ी खबर है, जो नतीजे आए हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के यहां बंपर जीत हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का जलवा दिखना शुरू हो चुका है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इनको सुनकर अगर आपने तय कर लिया है कि सरकार फिर से बीजेपी की बन रही है, तो मानकर चलिए आप गच्चा खा सकते हैं, क्योंकि यूपी की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को मीडिया ने सेमीफाइनल बताकर बीजेपी के जीत का परचम लहराया है। यूपी की जनता का जनादेश पंचायत चुनाव में समाजवाद की तरफ झुका दिखाई दिया। यूपी में जिला पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के 747 सदस्यों ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को सिर्फ 666 सीटें ही मिली। बीएसपी की 322 तक सिमट गई, तो कांग्रेस 77 सीट पर अटक गई, जबकि सबसे ज्यादा निर्दलीय 1174 जिला पंचायत सदस्य चुने गए। इन सभी को जनता ने चुना, लेकिन चुनाव के बाद जनता जनार्दन के फैसले से इतर प्रचारित किया गया कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। ये एक तरह से सच भी है, लेकिन इसके पीछे का खेल आपको नहीं पता है। इस चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त कर जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ। वैसे ये पहली बार नहीं था। इन चुनावों में धनबल और बाहुबल के साथ सत्ताधारी पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करती है, जिसका नजारा यूपी जिला पंचायत सदस्य चुनाव के दौरान देखने को भी मिला है। लेकिन इससे अलग एक और तस्वीर जनता के मूड को समझने में मदद करती है। मतलब जितने ज्यादा नेताओं का किसी पार्टी की तरफ पलायन होता है, उससे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किसके पक्ष में जनता का जनादेश आने वाला है, क्योंकि नेता जमीनी हकीकत को परखने के साथ दल बदल करते हैं ताकि दोबारा विधायक या सांसद बन सके। ऐसा माहौल फिलहाल यूपी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है।
हाल में आपने सुना होगा कि बीएसपी के 6 विधायक यानी कि सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद और मुज्तबा सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। वहीं बीजेपी से विधायक राकेश राठौर ने एसपी ज्वाइन कर ली। 4 बार विधायक और 1 बार के राज्यसभा सदस्य रह चुके हरेंद्र मलिक भी 20 साल बाद एक बार फिर से एसपी में शामिल हो गए। उनके साथ ही 2 बार के पूर्व विधायक पंकज मलिक, बलरामपुर से पूर्व विधायक राम सागर अकेला, बीएसपी नेता और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार रहे जिले हैदर ने भी एसपी का दामन थाम लिया। लेकिन बीजेपी में अगर कोई बड़ा नाम बताकर जनता के सामने पेश किया गया तो वो जितिन प्रसाद हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। आने वाले समय में बीजेपी में भगदड़ मचने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी ने 100 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रखी है। मतलब जिन विधायकों का टिकट कटेगा वो पाला भी बदलेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ बीजेपी नेताओं के जुड़ने के पूरे आसार हैं। फिलहाल तो एसपी से 4 एमएलसी जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो एक बड़ा झटका एसपी के लिए माना जा रहा है। एक फैक्ट ये भी है कि किस पार्टी के साथ कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, मतलब किस पार्टी का किसके साथ अलायंस है। इस मामले में बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी से पिछड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, राष्ट्रीय लोक दल, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जनवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, सर्व समाज एकता दल, राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, सर्वजन समता पार्टी, भारतीय किसान सेना, अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी के साथ अपना दल ने या तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया या फिर समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वैसे जो लोग यूपी की सियासत को समझते हैं वो लोग ये भी जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों के साथ जातिगत दलों का किसी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम योगदान होता है। इसलिए अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ जातिगत दलों को अपने साथ लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी में अगर यादव वोट बैंक के बाद सबसे ज्यादा किसी और जाति का वोट बैंक है तो वो कुर्मी वोटर है। यूपी में करीब 7% कुर्मी वोटर हैं, जिसका असर यूपी के 17 जिलों में है और इन जिलों में एक तरह से निर्णायक भूमिका में ये कुर्मी वोटर हैं, क्योंकि 17 जिलों में 12% के करीब कुर्मी वोटर हैं। इनमें मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, बांदा प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जैसे जिलों में कुर्मी वोट बैंक की किसी पार्टी के विधायक को या फिर सांसद को जिताने में अहम भूमिका होती है और इन जिलों में अपना दल का वोटर भी अच्छा खासा है। जिन 17 जिलों को कुर्मी बाहुल्य बताया जा रहा है, इन जगहों की लोकसभा सीटों से करीब 11 सांसद ओबीसी और एससी संसद में आते हैं। वहीं पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस पार्टी की राजभर समाज में अच्छी पैठ है। वैसे तो यूपी में करीब 3% राजभर समाज का वोट बैंक है, लेकिन पूर्वांचल में करीब 12 से 22% के बीच राजभर वोटर है, जबकि महान दल के अध्यक्ष संजय चौहान की नोनिया समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसकी आबादी 1.26% है, लेकिन पूर्वांचल की 10 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में नोनिया वोटर है। वहीं आरएलडी की पश्चिमी यूपी में फिर से पकड़ मजबूत हुई है, जिसका फायदा आरएलडी के साथ अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में जा रही हैं और किसान आंदोलन की सहानुभूति भी आरएलडी के साथ है। वैसे बीजेपी ने 2017 में यूपी में सरकार बनाने के लिए छोटे दलों का सहारा लिया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का साथ मिला और दूसरा सबसे बड़ा नाम अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल इसका रहा। इसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। मतलब वर्तमान में बीजेपी के साथ सिर्फ अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी ही बीजेपी के साथ खड़ी है, जबकि पिछली बार पूर्वांचल में
अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठजोड़ ने पूर्वांचल में बीजेपी को जड़ें जमाने का मौका दिया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव इसी पूर्वांचल से बीजेपी को घेरने और पटकनी देने की रणनीति तैयार की है। इस बार अखिलेश यादव के साथ पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर और अपना दल कमेरावादी भी साथ आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अपना वोटर भी है, जिससे पूर्वांचल की जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी साधिती दिखाई दे रही है। इसी तरह से पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव आरएलडी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर भी अखिलेश यादव के साथ आने की पूरी संभावना है। तो यूपी का एक सच ये भी है कि जितने ज्यादा दल जिस पार्टी के साथ, उस पार्टी की सरकार बनाने में छोटे दल मददगार साबित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे छत्रपों को साथ लाकर एक मजबूत वोट बैंक जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। वैसे 2017 में एसपी को करीब 22% वोट मिला था। इस वोट प्रतिशत को अगर आधार बना लें और जिन पार्टियों के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है, उनमें से राजभर समाज का यूपी में करीब 3% वोट है, जबकि कुर्मी वोटर 7% के करीब है। इसके साथ ही छोटी छोटी पार्टियों का 1% वोट मान ले तो कुल मिलाकर यूपी में समाजवादी पार्टी वोट प्रतिशत के लिहाज से भी बड़ी दावेदार है। इस फॉर्मूले को बीजेपी 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान, 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान और 2019 के लोकसभा चुनावों में आजमा चुकी है। लेकिन 2022 में बीजेपी के साथ फिलहाल यूपी में अपना दल इसका ही एक धड़ा खड़ा है, यानी कि अनुप्रिया पटेल साथ हैं, लेकिन दूसरा धड़ा यानी कि कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में 2014, 2017 और 2019 में एक मुस्त कुर्मी वोटर बीजेपी के साथ जो खड़ा था, वो इस बार बंटने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार अपना दल अगर बीजेपी के साथ जा रहा है तो अपना दल कमेरावादी अखिलेश यादव के साथ जाने को तैयार खड़ा है। मतलब साफ है कि कुर्मी वोटर बटेगा तो नुकसान भी बीजेपी को होगा। निषाद पार्टी बीजेपी के साथ आई है, लेकिन 2017 में 72 सीटों पर चुनाव लड़ा और 70 पर जमानत जब्त हो गई। भदोही की ज्ञानपुर सीट से जीते उसके उम्मीदवार विजय मिश्र अब एसपी के साथ जा सकते हैं। इसीलिए बीजेपी का फोकस पूर्वांचल में और तेजी से बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी 2017 में पूर्वांचल की 164 सीटों में से 115 सीटें जीतने में कामयाब हुई। एसपी को 17 सीटें मिली, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीट मिली। लेकिन इस बार पूर्वांचल का समीकरण बदल चुका है। जो समीकरण 2017 में बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा था, इस बार यानी कि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर यूपी चुनाव में पूर्वांचल पर दांव लगाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पूर्वांचल हाथ से गया तो यूपी की सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से आते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। भले ही उसे 2017 में 403 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें ही मिली हों, लेकिन 22.2% वोट मिला था। मतलब बीएसपी अगर ब्राह्मण वोट काटने में कामयाब हुई तो सीटों के साथ बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम भी करेगी। कांग्रेस भी यूपी की सियासत में लगातार सक्रिय है। महिला कार्ड खेलकर कांग्रेस ने साइलेंट वोटर को बांटने की सियासी चाल चल दी है। मतलब साफ है कि यूपी में कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देने जा रही है। इससे असर जरूर पड़ेगा, भले ही कामयाबी का कांग्रेस का रिजल्ट ठीक ना रहे। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से मिल चुकी हैं। भीर मार्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी कांग्रेस महासचिव से मिल चुके हैं। यानी कि कांग्रेस भी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। वहीं यूपी चुनाव से पहले 5 छोटे दलों ने मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, जिसमें से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुका है और अब बाबू सिंह कुशवाहा
की जन अधिकार पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, बाबू राम पाल की राष्ट्र उदय पार्टी, प्रेमचंद्र प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और ओवैसी की AIMIM ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी दावा जरूर कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय क्षेत्रफों में सबसे मजबूत अखिलेश यादव की पार्टी ही दिखाई दे रही है। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, ऐसे में उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी, जो हवा के रुख के साथ उसके साथ वोटर चला जाएगा, जिसकी सरकार बनती लोग देखेंगे। इस बीच अखिलेश यादव की रैलियों में लगातार जन समर्थन सड़कों से लेकर सड़क तक दिखाई दे रहा है। ये भी एक फैक्ट होता है कि जिसकी रैलियों में जितनी ज्यादा भीड़ जुटेगी, उसका उतना ही पलड़ा भारी होगा। लेकिन कई बार जो भीड़ रैलियों में दिखाई देती है, वो वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, ये जरूरी नहीं होता है। फिर भी माना जाता है कि ऐसा हो सकता है। वैसे भी सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि हर विधानसभा के साथ क्षेत्र और जाति और धर्म के बीच टकराव के मुद्दे भी हावी होते हैं। इसके साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की लोगों को चिंता होती है। स्कूलों में बढ़ती फीस भी लोगों को परेशान कर रही है। किसान तो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठा ही है। नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है। लेकिन सवाल आपसे है कि आपके लिए इस बार यूपी चुनाव में कौन सा मुद्दा रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।